Unacademy. Let's crack it. Hi students, in my previous lecture on IPC, we were on the topic of criminal conspiracy. We have seen that there are 4 matters in which, even if the accused does not actually commit the actus reus, he is still liable. Whether it was a case of common intention, section 34, or it is a case of abetment, section 107, or it is a case of criminal conspiracy, section 120A defined, or it's a case of common object. We discussed first section 34 in detail, in which we saw that 34 basically is a principle. The basic aspect was firstly making of a common intention, and then the furtherance. The emphasis was when a criminal act is done. When we came to criminal conspiracy, we saw that the law of conspiracy in IPC has undergone a huge change. Law of conspiracy अगर हम IPC में जाएं, तो जब 1862 में जब IPC came into action, there was only basically one explicit section, section 107, clause 2, which deals with abetment by conspiracy. However, उसके अंदर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, provided that the act abetted should have been completed. तो अगर act abetted is not completed, then it does not fall under the definition of abetment by conspiracy. कायदे से, as I told you from the very beginning, that a conspiracy is basically, it was the law of wrongs. It came into the domain of criminal law at a much later stage. और कॉन्स्पिरेसी में भी जब तक कॉन्स्पिरेसी जिस चीज की हुई है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था, तब तक हम कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं मानते थे. तो आईपीसी जब शुरू हुई तो एक एक्सप्लिसिट हमारे पास जो सेक्शन था वो था सेक्शन 107, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. उसके अंदर एक्ट होना जरूरी था. दूसरा था इंप्लाइड कॉन्स्पिरेसी बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ ठग्स, चाहे हम 310 में चले जाएं, और बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, और बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ थीव्स. तो बिलोंगिंग इटसेल्फ shows the element of conspiracy. implied conspiracy, ये हमारे पास आईपीसी में 2 एस्पेक्ट से, explicit conspiracy और implicit conspiracy के, जब आईपीसी came into vogue. उसके बाद एक लिटरली एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे लैंडमार्क भूचाल आता है मलकाही में. 1868 में जब आर वर्सेस मलकाही आता है, तो मलकाही के अंदर उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट करना ही एक एक्ट है. द वेरी एक्ट ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट इज एन एक्ट. तो और कितने एक्ट चाहिए आपको? ठीक है, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, बट जहां पे एग्रीमेंट बनाना ही एक एक्ट है, तो वहां एक्ट तो हो गया. तो actus reus, एग्रीमेंट इटसेल्फ इज actus reus, और फर्दर एक्ट की जरूरत नहीं है. ये जब 1868 में जब मलकाही डिक्टम आया, तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ आईपीसी में पहली बार सेक्शन 121A में, जो हमने पिछली बार पढ़ा, जहां पे वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया की अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, इवन दो नो फर्दर एक्सप्लेनेशन, हमने पढ़ा था 121A का, इवन दो नो फर्दर एक्ट इज डन, तब भी द वेरी एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया इटसेल्फ इज पनिशेबल. उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट थी. उसके बाद पॉलिटिकल हालात चेंज हुए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हमने सारा वो एस्पेक्ट देखे. 1913 में then a complete law of conspiracy comes in the form of 2 sections, 120A and 120B. 120A में
हमने देखा कि अब लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी बन गया जो सारे ऑफेंसेस पे अप्लाई करेगा. सारे ऑफेंसेस विल ऑल्सो इंक्लूड लोकल एंड स्पेशल लॉज. ना उसके अंदर यह हुआ कि when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, or a legal act by illegal means is said to commit criminal conspiracy, provided offense को छोड़ के बाकी जितने चीजें आती हैं उसके लिए हम गए सेक्शन 43 इलीगल. Prohibited by law any act which gives rise to a civil action or a legal act by illegal means के लिए इनके लिए एक्ट होना, फर्दर एक्ट होना, एग्रीमेंट के बाद फर्दर एक्ट अगर नहीं होगा तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा. हाउएवर ऑफेंस का जहां तक सवाल है, कोई भी ऑफेंस करने की अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो दैट वुड ऑटोमेटिकली बी कवर्ड बाय सेक्शन 120A. वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में आएगा. ये हमने पिछली बार डिटेल में पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा पूरा लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी के अंदर हमने पूरा एस्पेक्ट देखे. द व्हील ऑफ कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको पढ़ा, एक गंदा सा डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने. एंड वी सॉ दैट so many aspects. Since I've already dealt with it in detail, I don't think I should waste time on that. Please refer to my previous lecture. उसके अंदर सारे aspects को conspirators के, whether it is necessary to know each other, whether he should have been there right from the inception, so many aspects we saw in my previous lecture. After we understood the entire law of conspiracy, we came to the punishment of conspiracy. Then we came to section 120B. 120B can be divided into two parts. The first part was where the act abetted, the offense abetted, was punishable with death, life, rigorous imprisonment of 2 years, or any imprisonment above 2 years. उस कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट वही है जो अबेटमेंट की है. अबेटमेंट की पनिशमेंट वेरी करती है, एक्ट हुआ या नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें. सो पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज द सेम एज दैट ऑफ अबेटमेंट. जैसा कि मैंने बोला, कायदे से कॉन्स्पिरेसी का लॉ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का ही एक ऑफशूट मान सकते हैं. इसलिए ए रीजन उसको हम क्यों लिखते हैं कि इट विल बी ट्रीटेड एज इफ अबेटमेंट का जो पनिशमेंट है वही कॉन्स्पिरेसी की है. इसके अलावा अबेटमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं पनिशमेंट के, जो सेक्शन 109 से शुरू हो जाते हैं और आगे तक चलते हैं. वो सारे एस्पेक्ट्स यहां पे अप्लाई करेंगे. दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी? एक कंफ्यूजन होता है कि अगर लिखा जाए सिंपल इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years तो वो क्लॉज 1 में नहीं आएगी, क्योंकि यहां 2 years का तभी वो क्लॉज 1 में आता है अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years हो. If it is only simple imprisonment, it will fall in clause B, A part. दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, what is meant by punishment as if he had abetted that offense? इसका मतलब है जो हमारे पास पूरा गैमुट ऑफ पनिशमेंट्स है द लॉ ऑफ अबेटमेंट में, वो पूरा का पूरा गैमुट ऑफ पनिशमेंट्स वो वाला लॉ as it is यहां अप्लाई करेगा. I discussed all these aspects in my previous lecture. We now go on to 120B का clause 2. Clause 2. Clause 2 में अगर हम देखें
whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid. यानी कि अब अगर क्रिमिनल ऑफेंस कोई ऐसा है जिसकी हमने कॉन्स्पिरेसी की है और उसकी पनिशमेंट ए 2 साल है सिंपल इंप्रिजनमेंट या उससे कम, तो 2 साल सिंपल इंप्रिजनमेंट या उससे कम पनिशमेंट है अगर जिस ऑफेंस की हमने कॉन्स्पिरेसी की है. कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? हर्ट का, सिंपल हर्ट. सिंपल हर्ट की सजा 1 साल है. हमने कॉन्स्पिरेसी की, चलो उसको चांटे मार के आते हैं. उससे पहले वो पुलिस के पास भाग गया, हम नहीं मार पाए. Is that punishable? Let's see this. Let's go to this. Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid means as in clause 1. Shall be punished. यहां shall be punished है, may भी नहीं है. प्लीज रिमेंबर, कहीं भी may भी नहीं लिखा है. मे बी का मतलब है जुडिशियल डिस्क्रिशन है कि मैं दूं या ना दूं. क्या है, चांटा मारने की कॉन्स्पिरेसी तो की थी, इतनी छोटी सी बात पे क्या इनको पनिश करना है, जाओ जाओ आगे से मत करना. नहीं, सच जुडिशियल डिस्क्रिशंस आर नॉट अलाउड. शैल, दैट इज व्हाई शैल, हर जगह शैल बी पनिश लिखा है आईपीसी में. तो शैल बी पनिश्ड, तो इवन छोटे से छोटा ऑफेंस उसकी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो वो पनिशेबल है. कितनी पनिशमेंट है? will be punished with an imprisonment of an either description. See, imprisonment for either description का मतलब होता है simple imprisonment और rigorous imprisonment. जहां भी आईपीसी में ये वर्ड आता है either punishment, either description, so imprisonment of either description का मतलब होता है simple या rigorous, whichever. So shall be punished with an imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or fine or both. दो टाइप की पनिशमेंट्स हैं. ए, जहां पे मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता हूं टू कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, 2 साल से ऊपर कोई भी, या 2 साल रिगरस, तो मेरी वही पनिशमेंट होगी जो अबेटमेंट में आती है, एज इफ आई हैड अबेटेड दैट ऑफेंस. जहां पे सिंपल इंप्रिजनमेंट 2 साल की है या उससे कम है, देन इट इज कवर्ड बाय क्लॉज 2. तब मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने है और फाइन, या फिर दोनों हो सकता है. अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में जाएं, पैरा 1, पनिशमेंट सेम एज फॉर अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, जो हमने पिछला पैरा 1 पढ़ा है, क्लॉज 1, नॉन कंपाउंडेबल. पैरा 2, punishment for 6 months, non-cognizable. ऊपर वाला, now the question arises, 120B के 2 क्लॉजेज हैं. पहला वाले क्लॉज में कॉग्निजिबल है कि नहीं, एफआईआर दर्ज हो सकती है कि नहीं, डिपेंड करेगा. अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम जो जिस ऑफेंस की कर रहे हैं वो नॉन कॉग्निजिबल है, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नॉन कॉग्निजिबल होगी. जो मेरे बहुत नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी लॉ कर रहे हैं या जिनको बहुत अच्छा सीआरपीसी पे पकड़ नहीं है, नॉन कॉग्निजिबल का मतलब होता है जहां पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, ए.
बी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। सी, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ऐसे केसेस कंप्लेंट केसेस में जाते हैं, जो सीधा मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके सेक्शन 200 सीआरपीसी में खुद इंक्वायरी करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये, अब ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है आपके, वेदर क्लॉज 120B ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। इट डिपेंड्स कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिस ऑफेंस की कर रहे हो वो कॉग्निजेबल है कि नहीं। इफ दैट, फॉर एग्जांपल, we have committed a criminal conspiracy for bigamy, हम आपकी दूसरी शादी करा रहे हैं, उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं पंडित के साथ करता हूं या अपने दोस्त के साथ करता हूं। 494 इज नॉन कॉग्निजेबल। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नॉन कॉग्निजेबल होगी। बट जब मैं आता हूं क्लॉज 2 में, प्लीज गो पैरा 2, imprisonment for 6 months or fine or both, नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पुलिस वाला बिना वारंट गिरफ्तार नहीं करेगा, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। बेलेबल, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राइबल, नॉन कंपाउंडेबल। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है। क्लॉज 2 की कॉन्स्पिरेसी नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। नॉन कंपाउंडेबल है बट इट इज बेलेबल। पैरा 1 में, क्लॉज 1 में डिपेंड करेगा कि किस ऑफेंस की आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। इफ यू हैव committed criminal conspiracy of an offense which is non-bailable, criminal conspiracy is also non-bailable. If you have committed a criminal conspiracy of an offense which is cognizable, this is also cognizable. इसीलिए पैरा 1 और पैरा 2 में बहुत फर्क है। अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। पनिशमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में देखो, पैरा 1 के अंदर बेलेबल या नॉन बेलेबल, cognizable या non cognizable will depend on the nature of the offense for which you have committed criminal conspiracy. Clause 2 में it is all are bailable, non cognizable, no FIR can be registered. That means अगर आपने चांटा मारने के लिए आपने प्लान बनाया था चांटा मारने का और आपको पुलिस ने पहले पकड़ लिया, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, नॉन कॉग्निजेबल है। तो अगर मुझे सपोज पता चल गया आपने कॉन्स्पिरेसी बनाई थी मुझे पीटने की, तो मैं कहां जाऊंगा? सीधा कोर्ट में सेक्शन 200 में कंप्लेंट डालूंगा। आई होप एवरीबडी सी, ये बारीकियां हैं आईपीसी की, ये बारीकियां पकड़नी शुरू कर दो, क्योंकि इतना मैं आपको बताता हूं जिसको आईपीसी पढ़नी आ गई वो कोई भी लॉ पढ़ सकता है। जितने घुमाओ आईपीसी में है कहीं नहीं है। मैं सारे लॉ पढ़ाता हूं। प्रोसीजरल लॉ सीधे सीधे होते हैं। सबसे सीधा सीपीसी, थोड़े घुमाओ सीआरपीसी, जलेबी की तरह घुमाओ आईपीसी। लेट्स गो इट। नाउ एक चीज यहां और बतानी जरूरी है। अब आप सोचो, कॉमन सेंस लगाते हैं, चांटा बनाने के प्लान तो हम बहुत बार लगाते रहते हैं। 4 लेडीज मिल गई, उन्होंने कहा वो मुझे ऐसे घूर रहा था, चल सबक सिखा के आते हैं, सैंडल उतार। किसी ने सुन लिया, केस डाल दिया। कोर्ट तो भरा रहेगा ऐसे केसेस से। छोटे छोटे केसेस हैं, 2 साल से भी कम पनिशमेंट है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट
छोटा सी पनिशमेंट है, क्या करोगे? तो आप कल को जज बनने वाले हो आप सब। पता चला आपकी रोज कॉज लिस्ट यही बन रही है। आज क्या है रीडर साहब, आज मेरे कौन से केसेस हैं? सर 25 केस है कॉन्स्पिरेसी टू 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 कॉज सिंपल हर्ट। इस चीज को समझते हुए सीआरपीसी ने इसका समाधान निकाला है। सीआरपीसी ने क्लॉज 2 पे एक प्रोसीजरल एम्बार्गो लगा दिया, एक प्रोसीजरल ब्लॉक लगा दिया, एक प्रोसीजरल रेस्ट्रेंट लगा दिया। क्या? 196 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी सेज कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी क्लॉज 2 का। तो कोई भी अगर जो क्रिमिनल, अब क्रिमिनल कंप्लेंट ही पढ़ सकती है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो कोई भी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक गवर्नमेंट का सैंक्शन या डीएम का सैंक्शन नहीं है। सो जब तक स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करता, सैंक्शन नहीं देता, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। खत्म कहानी। बहुत बड़ा ये एक सेक्शन 196 क्लॉज 2 ने बहुत बड़ी राहत दे दी है आप लोगों को। जब जज बनोगे ब्लेस करोगे 196 क्लॉज 2 को। अगर वो ना होता, हर एरा गहरा नथु गहरा पहुंच जाता। सर मेरा नजरा नोट करना, ये लोग ऐसे मुझों को उताव दे रहे थे, कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे मुझे पीटने की। सर करो ट्राई। कितनी वाइल्ड गूज चेज हो जाती। सो इसीलिए क्लॉज 2 पे हमारा 196 क्लॉज 2 सीआरपीसी एक रेस्ट्रेंट डालता है कि नो ट्रायल कैन टेक प्लेस अंडर क्लॉज 2 अनलेस there is a sanction of the state government or the district magistrate as the case may be. I hope now everybody is clear on this. एक चीज और, suppose conspiracy इंडिया से बाहर हुई, parties made a criminal conspiracy abroad, तब भी यहां प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए. सो प्लीज रिमेंबर, criminal conspiracies, if they are hatched outside India, which of course should culminate in India, क्योंकि अगर criminal conspiracy आप कर रहे हो जो ऐसा ऑफेंस जो इंडिया में का कोई असर नहीं होने वाला है, तो फिर तो सेक्शन 3 में नहीं आता आईपीसी के. तो ऑल कॉन्स्पिरेसीज, ऑल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज जिनका अंजाम इंडिया में पूरा होना है, मर्डर करा आपने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली कि मर्डर करेंगे इंडिया में किसी आदमी का, बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, जो भी, उनका भी ट्रायल तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोर्ट जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं है. ये चीज कहां लिखी हुई है? सेक्शन 188 सीआरपीसी. बट अगर कॉन्स्पिरेसी इंडिया में कर रहे हैं to commit an outside India, to commit an offense outside India, तो फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत. हम यहां बैठे बैठे दिल्ली में प्लान कर रहे हैं कि लंदन में उस एक जो मेरी वाइफ है उसको हमने मर्डर करना है. हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दिल्ली में. मर्डर इज टू बी कमिटेड इन लंदन. इट इज नाउ covered by section 2 of IPC within India. Please remember, conspiracy is a substantive offense. कभी मत भूलना ये चीज. Criminal conspiracy itself is an offense. Classification है उसका. तो वो खुद एक substantive offense है.
तो अगर कॉन्स्पिरेसी इंडिया में आप कर रहे हो, चाहे उसका अंजाम बाहर है इंडिया से, इट इज पनिशेबल इन इंडिया। बट अगर आप कॉन्स्पिरेसी बाहर कर रहे हो जिसका कल्मिनेशन इंडिया में हो रहा है, नो डाउट इट इज ट्राइबल एंड पनिशेबल इन इंडिया, बट इट रिक्वायर्स सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर हमारा जो मैंने अभी सारी बातें डिस्कस किया है, वी हैव दिल्ली हाई कोर्ट ऑन दिस। विनोद कुमार जैन वर्सेस स्टेट सीबीआई, विनोद कुमार जैन वर्सेस स्टेट सीबीआई, 1999, दिल्ली हाई कोर्ट। We finished the law of conspiracy. I hope everybody is absolutely clear on the nitty-gritties of this rather complex law. I hope everybody is clear. अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। पहले हमने डिस्कस किया 34, फिर हमने डिस्कस किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम डिस्कस करेंगे abetment, the law of abetment. Let's go on to this. अबेटमेंट का पूरा जो लॉ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा। चैप्टर 5 पूरा ऑफ अबेटमेंट है। अबेटमेंट का कंटिन्यूएशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चैप्टर 5A। इस तरह चैप्टर बनाए गए हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑफ अबेटमेंट, और 107 से लेकर 120 तक, फ्रॉम 107 to 120, we have the entire law of abetment, entire law में what is abetment, who is an abetter, under what circumstances, what punishments are there in abetment. अबेटमेंट अगर हम देखें, एंशिएंट लॉ है। हिंदू लॉ में अबेटमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड। हिंदू लॉ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर अबेटर ना होता तो शायद ऑफेंस ना होता। द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट which an abetter gives becomes the basis of the committal of an offense. अबेटर बहुत तरह के हो सकते हैं। हिंदू लॉ में 6 टाइप के अबेटर बताए गए हैं। एज अ जनरल रूल, हिंदू लॉ में ओनली हाफ पनिशमेंट, जो एक्टर सीरियस करने वाला है उसकी सजा की आधी सजा अबेटर्स को मिलती थी। सो अबेटमेंट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आईपीसी। Abetment owes its origin to ancient laws. अगर मैं हिंदू लॉ में आऊं, जो 6 टाइप के हमारे पास अबेटर्स हैं, उनमें
दो जो हमारे अबेटर्स हैं वो हैं, पहला आरंभकर्ता। आरंभकर्ता हु सेट्स द बॉल रोलिंग, जिसकी वजह से शुरू होता है। तो आरंभकर्ता जिसकी वजह से शुरुआत होती है। आगे जाके हम देखेंगे अबेटर बाय इंस्टिगेशन काफी कुछ इस हद में आता है, बट अभी हम वी विल नॉट कंपेयर द मॉडर्न लॉ एंड हिंदू लॉ। तो आरंभकर्ता दोष भाग, DOSHBHA की दोष भाग। दोष भाग का मतलब होता है पार्टिसिपेटर, जो आपके साथ पार्टिसिपेट करता है। थर्ड, आश्रय, ASHRAYA, आश्रय। आश्रय मतलब जो हार्बर करता है, जो आश्रय देता है आपको। चौथा है सहायक, SAHAYAK, जो आपको मदद करता है, एड करता है। पांचवा है मार्ग अनुदेशक, MARGANUDESHAK, मार्ग अनुदेशक। मार्ग अनुदेशक जो रास्ता दिखाता है, जो मार्ग दिखाता है ऑफेंस का। एंड लास्टली अनुमोदक, ANUMODAK, अनुमोदक, जो सपोर्ट करता है, जो इसको नॉर्मली एल्डर होता है, वेरी गुड करो इसको, वो तो जो सपोर्ट करता है। ये 6 टाइप के अबेटर्स हैं हिंदू लॉ में, और इन सबको जो सजा एक्चुअल ऑफेंस करने वाले को मिलती है, उसकी आधी सजा इनको मिलती है हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में एक चीज और थी, जो असासिन्स को हायर करता है, खुद नहीं करता, लोगों को हायर करके उनसे कराता है, तो हिंदू लॉ में उसको 4 गुना ज्यादा सजा मिलती है, 4 टाइम्स। ये कुछ हमारे हिंदू लॉ के एस्पेक्ट्स हैं। वेदर वी गो टू मनुस्मृति के आगे हम जब आते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में ये चीजें निकलती हैं। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन वन एस्पेक्ट, दैट द लॉ ऑफ अबेटमेंट is an ancient law. It is as ancient Vedic law. जब हम कॉमन लॉ में आते हैं, इंग्लिश लॉ में, कॉमन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि कॉमन लॉ IPC नया पिनल कोड लिखा गया था, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स कॉमन लॉ के उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बहुत सारा कॉमन लॉ हमें IPC में नजर आता है, जैसा कि और लॉज में भी आता है। अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, हम एक्यूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड असेसरी। प्रिंसिपल भी 2 पार्ट्स में फर्स्ट डिवाइड होता है, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री। प्रिंसिपल कौन होता है? जो एक्ट सीरियस कर रहा है, जो मौके पे है, जो एक्चुअल ऑफेंस कर रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट डिग्री कौन है? अगर मर्डर का केस करें, जो एक्चुअल गोली मार रहा है। प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री कौन है? जैसा हमने पढ़ा था बरिंदर कुमार घोष में, नजर रख रहा था, मर्डर नहीं कर रहा था, गोली वो नहीं चला रहा था, नजर रख रहा था। तो 2 टाइप के प्रिंसिपल्स कॉमन लॉ रिकॉग्नाइज करता है, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री। असेसरीज भी 2 तरह के हैं कॉमन लॉ में। असेसरी बिफोर द फैक्ट,
accessory after the fact. Accessory before the fact, before the offense took place. उसके पहले कौन? मददगार. इंडियन लॉ में हम उसको अबेटर कहते हैं. सो हु इज एन अबेटर? accessory. accessory कौन होता है? accessory बेसिकली वर्ड इंग्लिश लॉ का है. नॉर्मल वर्ड्स में हम इसको accomplice कहते हैं. तो accessory बिफोर द फैक्ट, अबेटर. accessory आफ्टर द फैक्ट, ऑफेंस होने के बाद जो मदद करता है, आईपीसी में हम उसको हार्बरर कहते हैं. अगर हम ये इंग्लिश लॉ के चारों वर्ड्स को ले लें, तो जहां हम वर्ड यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड डिग्री, आईपीसी ट्रीट्स देम इक्वली. हम देख चुके हैं वरिंदर कुमार घोष में. तो जहां पे प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जो छुरा मार रहा है, जो गोली चला रहा है और जो नजर रख रहा है, बराबर के गुनहगार हैं. आईपीसी ट्रीट्स देम ऑन एन इक्वल फुटिंग, ऑन एन इक्वल स्टेटस. बट जहां तक इंग्लिश लॉ का सवाल है, असेसरी बिफोर द फैक्ट, असेसरी आफ्टर द फैक्ट बराबर का ट्रीटमेंट है. इंडियन लॉ में नहीं है. इंडियन लॉ का एक बेसिक एस्पेक्ट बताता हूं. मोमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस हैज बीन अचीव्ड, लायबिलिटी खत्म, फिनिश. इंडियन लॉ ऑफेंस के एंगल से लिखा गया है. एक बार जो चीज हमने ऑफेंस करना था वो खत्म. उसके बाद में जो प्लेयर आते हैं, उसके बाद में कोई अकम्प्लिस आता है, एसेसरी आफ्टर द फैक्ट आता है, वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है. एनीबडी हु जॉइंस एज एन अकम्प्लिस आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड becomes a harborer. So please remember, abatement ka law is accessory before the fact, before the offense was committed. Accomplice before the offense was committed. Accessory after the fact, accomplice after the offense has been committed is a harborer. पहले लेते हैं हम, before I go into the law of abatement, सबसे पहले हम लेंगे the law of harboring. तो harboring के कुछ सारे sections पढ़ते हैं. harboring का law, accessory after the fact. So accessory after the fact, sections 130, 136, 157, 201, 212, 216 and 216A. पहले इन सेक्शंस को, तो पहले हम अबेटमेंट यानी कि पहले हम असेसरी बिफोर द फैक्ट नहीं ले रहे, हम पहले ले रहे हैं accessory after the fact. Let's discuss the law of harboring, the punishment for harboring, the conditions in which harboring takes place, and the punishment which is accorded. Let's go to the entire law in these sections. First, let's go to section 130. 130, 130, aiding escape of, rescuing or harboring such prisoner. Whoever knowingly aids or assists
whoever knowingly, जानबूझ के, जानते हुए, गलती से मैंने कर दिया, वो ऑफेंस नहीं है। तो नोइंगली का मतलब है मुझे मालूम है, आई नो इट। एक प्रिजनर है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर है, स्टेट प्रिजनर है, वो भाग गया जेल से। मैं अपनी गाड़ी जा रहा हूं, वो जान के जमीन पे गिर जाता है, सड़क पे ऐसे गिर जाता है जैसे अधमरा है। मैं निकलता हूं, मैं तो क्या हो गया सर, मुझे लगता है दिल का दौरा पड़ गया। मैं उसको आउट ऑफ कंपैशन उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाता हूं या उसको लिफ्ट दे देता हूं। नोइंगली नहीं है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है, अगर आप मेरे को 130 से चार्ज कर रहे हो तो पहले चीज मैं क्या प्रूव करूंगा, सर नोइंगली नहीं था। नोइंगली एड्स और असिस्ट्स। सी दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ मैकॉले। दो वर्ड यूज कर रहा है। व्हेन आई यूज द वर्ड एड, देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं, पर फर्क है। एडिंग ऑलवेज इंप्लाइज एक्टिव एडिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कुछ मेरा बहुत बड़ा रोल है। असिस्ट के अंदर मैं बाकी लोगों के थोड़ा बहुत मदद करता हूं। मैं जेलर हूं, मैंने जब वो भागा मैंने अलार्म टाइम पे नहीं बजाया। नो डाउट इट ऑलमोस्ट बॉर्डर्स ऑन एड्स, बट एडिंग इज अ फार मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन देन असिस्टिंग। दैट इज वाई एड्स और असिस्ट्स दोनों चीजें। सो हुएवर नोइंगली, द मेन मेंजरिया इज नोइंगली। अगर नोइंगली नहीं है तो कोई ऑफेंस नहीं है। हुएवर नोइंगली एड्स और असिस्ट्स एनी स्टेट प्रिजनर। स्टेट प्रिजनर कौन होता है? Who has waged a war against India? Who has committed an offense against India? बॉम्ब ब्लास्ट, कसाब जो फांसी होगी जिसको, ये सब स्टेट प्रिजनर्स। सो स्टेट प्रिजनर्स वो होते हैं who have committed an offense not against an individual but against a state. So any state prisoner or prisoner of war, या फिर लड़ाई हो गई, उसके बाद हमने पकड़ लिए, उनके पकड़ने में किसी ने मदद कर दी, जान की मदद कर दी भागने में। Whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody. So पहला पॉइंट, escaping from lawful custody। दूसरा, और रेस्क्यूज, भाग वो अपने आप गया, आगे मैंने उसको बचाया। अपने आप उसने जेल तोड़ ली, अपने आप कूद के भाग गया, मैं आगे गाड़ी लेके खड़ा था उसकी मदद करने के लिए। रेस्क्यूज और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू सच अ प्रिजनर। अटेम्प्ट, कोशिश की, जब तक मैं कोशिश कर रहा था रेस्क्यू नहीं कर पाया, पुलिस ने पकड़ लिया, अटेम्प्ट हो गया। और रेस्क्यूज और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, और हार्बर्स और कंसील, दो वर्ड आ गए, हार्बर्स और कंसील। क्या फर्क है दोनों में? कंसील का मतलब होता है सिर्फ छुपाना। पहला था मैंने आपको खुद भगाया, दूसरा मैंने आपको रेस्क्यू किया, तीसरा आप मेरे घर आ गए, मैं अपने घर में नहीं छुपाया, मेरा एक गोडाउन है, उस गोडाउन में मैंने आपको लॉक करके ताला मार के आ गया, कंसील किया है। आप मेरे घर आ गए, मैंने अपने घर के तहखाने में आपको बिठाया, आपको खाना दिया, आपको मैंने आपको चोटें लग गई थी, पुलिस ने आपको भाग रही थी तो आपको चोटें आई हैं, वो चोटों के आपकी मरहम पट्टी की, खाना दिया, आपको कपड़े दिए, सोने को बिस्तर दिया। हार्बर्स, तो हार्बरिंग इज अ जीनस, उसका एक पार्ट स्पीशी है कंसीलिंग, दोनों कवर्ड है। तो हार्बर्स और कंसील्स एनी सच प्रिजनर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी
और ऑफर्स, और अगला offers or attempts to offer resistance to the recapture of such prisoner, या फिर वो मेरे घर आ गया, छुप गया, पुलिस आ गई, पुलिस के ऊपर हमने फायरिंग किया या पत्थर मारे, रेजिस्टेंस किया, वो भी कवर्ड है. सो इफ यू नोटिस कितनी सारी चीजें हो गई. इफ यू नोइंगली एड और असिस्ट ए इन एस्केपिंग, B rescuing, C harboring or concealing, fourth offering resistance to recapture. Life imprisonment shall be punished with life imprisonment or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and fine. See, जहां हम लिखते हैं and may extend life imprisonment and which may extend to 10 years, जहां भी हम लिखते हैं it may extend to 10 years, it gives judicial discretion. Whenever I say extend up to 10 years, कोर्ट की मर्जी है कि वो 10 साल में आपको कितनी सजा देना चाहे, 1 साल देना चाहे, 10 साल देना चाहे, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड डिपेंडिंग ऑन योर रोल एंड हाउ डेंजरस यू आर एज अ स्टेट प्रिजनर. Explanation. A state prisoner or a prisoner of war who's permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large. कई बार क्या होता है कि एक स्टेट प्रिजनर को हमने, या हमने एक कोई प्रिजनर ऑफ वॉर को बहुत सालों से हमारे पास जेल में था, उसका ट्रायल चल रहा है, 25 साल हो रहे हैं, 10 साल से उसका केस चल रहा है, 15 साल से उसका केस चल रहा है, उसके रिश्तेदार हैं जो वहीं रहते हैं, उसके रिश्तेदार हैं, या उसके रिश्तेदार उसकी बेटी को उसके बाहर से अगर आया हुआ है तो उसको ले आते हैं कि इसकी शादी करनी है, यहाँ पैरोल पे छोड़ देते हैं. जब पैरोल पे छोड़ते हैं तो शर्तों के साथ छोड़ते हैं. शर्तें क्या होती हैं कि इस एरिया के बाहर आप नहीं जाओगे. अब सपोज वो पैरोल से बाहर चला जाता है, उसको एरिया बताया गया कि तुम चंडीगढ़ में रहोगे, चंडीगढ़ के इस लिमिट से बाहर नहीं जाओगे. अब अगर वो स्टेट प्रिजनर चंडीगढ़ से बाहर चला जाता है, अगर वो अकेला अपने आप जाता है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, तब तो वो खुद पनिशेबल होगा, अपने आप उसको लॉ देखेगा. पर अगर कोई उसकी मदद करता है नोइंगली, वो सारी चीजें करता है, वो भी इसी डेफिनेशन में आ जाएगा. सो इट इज नॉट ओनली अ स्टेट प्रिजनर, इट इज ऑल्सो अ स्टेट प्रिजनर जिसको सरकार ने पैरोल पे छोड़ा है. पैरोल की हमने इफ्स एंड बट्स लगाए हैं, पैरोल पे हमने रेस्ट्रेंट्स लगाए हैं और उसको बोला है इस दायरे से बाहर नहीं जाना. अब अगर कोई उसकी मदद करता है उस दायरे से बाहर ले जाने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए हार्बर करता है, कंसील करता है, जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा है, या रेजिस्टेंस करता है, जो अगर पुलिस उसको पकड़ने आती है, वो ही इज कमिटिंग द सेम ऑफेंस जो हमने ऊपर लिखा है. तो ही कमिट्स द ऑफेंस अंडर सेक्शन 130. So I hope everybody is now clear about section 130. The next section is section 136. Harboring a deserter. Who's a deserter? जिसको हम हिंदी में कहते हैं भगोड़ा, जिसको घोषित कर दिया गया है भगोड़ा. कहां से नॉर्मली इसमें हम डिजर्टर किसको मान रहे हैं? Deserter is a generic term. However, in the context of this section 136, deserter means who has deserted the armed forces. See, अगर armed forces से कोई भाग गया, भगोड़ा हो गया, it's a very serious thing.
वॉर होने वाली है, लोग डर के मारे भाग गए, जवान भाग गए, ऑफिसर भाग गए. You are not supposed to harbor them. If you harbor them, you are punishable. Let's go to section 136. 136. Whoever accept as herein after expected, knowing or having reason to believe. अब knowing के बाद अगला पॉइंट आ गया, reason to believe. नॉलेज कैसे पता होगी हमें? हमें क्या पता कि चाइना फ्रंट से जो भागा हुआ है वो भागा हुआ है कि नहीं? नॉलेज बड़ा मुश्किल है, बट रीजन टू बिलीव तो है. वॉर होने वाली है, जेसीओ घर आ गया, सबकी छुट्टी बंद है, और भी 10 आर्मी वाले हैं, सबकी छुट्टी बंद है, सबकी वाइफ सुबह चिल्ला रही होती कि क्या है जी, सब चले गए. ये घर आ गया, रीजन टू बिलीव है. ऑलवेज रिमेंबर, जहां भी रीजन टू बिलीव आ जाता है, बहुत डेंजरस फ्रेज है, क्योंकि यहां पे जो मापदंड है वो एक रीजनेबली प्रूडेंट मैन का हो जाता है. अगर कोई भी रीजनेबली प्रूडेंट मैन सोचता कि ऐसा हुआ होगा, तो वो ही पैमाना आपके लिए लगेगा, वही मापदंड आप पे लगेगा. सो दैट मीन्स इवन इफ आई हैव रीजन टू बिलीव, नॉलेज तो छोड़ दो, हाउ विल आई नो कि ये भागा हुआ है, इसकी यूनिट तो पता नहीं कहाँ, हमें तो ये भी नहीं पता होता यूनिट्स कहाँ मूव करती रहती हैं, तो हमें क्या पता. बट वॉर के टाइम पे ये घर कैसे बैठा है, हट्टा कट्टा है, कोई चोट भी नहीं लगी. और भी 1000 चीजें होती हैं पता चलने की. रीजन टू बिलीव, और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफिसर, कोई किसी को नहीं बख्शा है, सारे ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सब सारे आर्म फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिजर्टेड हार्बर सच ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन. तो भगोड़े को जानते हुए कि ये आदमी भागा हुआ है, या सिर्फ ये रीजन टू बिलीव होते हुए कि ये आदमी डिजर्ट किया हुआ है, आपने उसको पनाह दे दी, आपने उसको हार्बर कर दिया, शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years. 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है अगर आप उसको हार्बर करते हो, और फाइन और बोथ. एक एक्सेप्शन है. This provision does not extend to the case in which harbor is given by a wife to her husband. Wife is not liable अगर वो अपने हस्बैंड को हार्बर करती है, इवन अगर उसको पता भी है कि ये भगोड़ा है. ये क्वेश्चन आपकी प्रोपोजिशन का बनता है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, कि एक आर्मी का भगोड़ा है, घर भाग के आ गया, वाइफ ने उसको छुपा लिया, खाना भी दे रही है, केयर भी कर रही है, पुलिस आके या आर्मी मिलिट्री पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ के ले जाती है. इज द वाइफ लायबल अंडर आईपीसी सेक्शन 136? नो, देयर इज नो लायबिलिटी. वेरी क्लियरली इट हैज बीन रिटन. एक थोड़ा सा एस्पेक्ट और आता है, वाइफ टू हर हस्बैंड लिखा है. आजकल तो आर्मी में वाइफ्स भी हैं, मतलब विमेन भी हैं, तो अगर वुमन भगोड़ा हो, ये कवर नहीं किया गया, बट वी विल गो बाय लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और हम मान लेंगे क्योंकि जब ये आईपीसी लिखी गई थी तब विमेन वर नॉट देयर इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, पर आज के दिन में तो बहुत सारी हैं, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड, or by taking a liberal interpretation of statutes by a husband to her wife. यानी कि spouse will not be liable under section 136 if he or she harbors a deserter from any of the armed forces. इसका अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस देखें, 2 years कॉग्निजेबल है, एफआईआर दर्ज होती है, बेलेबल है, एनी मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है. सी, जब मैं कहता हूं एनी मैजिस्ट्रेट ट्राइबल एंड नॉन कंपाउंडेबल,
दो वर्ड्स मुझे डिस्कस करने हैं। ट्रायल जो है वो हमारे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि कौन सा ऑफेंस कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। मोटा मोटा दो तरह के कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स में तीन तरह के जज आते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, जहां जहां जिन स्टेट्स में है। मैजिस्ट्रेट्स में दो तरह के मैजिस्ट्रेट आते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो आप बनोगे जेएमआईसी, एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जो हर जगह नहीं है पर कई स्टेट्स में है। उनकी पावर्स ऑफ कोर्स बहुत कम है सेकंड क्लास के एज कंपेयर टू क्लास 1, वो हम सीआरपीसी में देखेंगे। इवन जो सीजेएम होता है वो क्लास 1 मैजिस्ट्रेट होता है, या एडिशनल सीजेएम जो होता है वो भी क्लास 1 होता है। तो इसीलिए ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट जहां लिखा है क्लासिफिकेशन में, इसका मतलब है इट कैन बी ट्राइड बाय क्लास 1 और क्लास 2 मैजिस्ट्रेट। तो जहां ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट आ गया वहां ये सेशन में नहीं जाता। सेशन में कौन से केसेस जाएंगे? जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं, ओनली वेरी सीरियस ऑफेंसेस गो टू सेशन ट्रायल्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द क्लास। जहां तक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी दो तरह के हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनको हमने लिस्ट में डाल दिया है सेक्शन 320 सीआरपीसी में। उसके अंदर भी दो लिस्टें हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, क्लॉज 2 विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंपाउंडेबल केसेस वो हैं कायदे से जो बेसिकली सिविल रॉन्ग्स हैं, जिनको हमने क्रिमिनल ऑफेंस का स्टेटस दे दिया। उससे ज्यादा पब्लिक में दहशत नहीं होती। बेसिकली इट इज अ सिविल रॉन्ग बिटवीन टू पार्टीज विच हैज बीन एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ एन ऑफेंस, वो कंपाउंडेबल है। जो सेक्शन 320 के दोनों क्लॉजेज में 1 और 2 में नहीं आते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? आपस में कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर सकते हैं। तो क्लॉज 1 में अगर हम जाएंगे 320 के, तो वो हम कॉम्प्रोमाइज आउट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं, बस कोर्ट को इन्फॉर्म करना है। और दूसरे मैटर्स जो होते हैं वो कोर्ट की परमिशन से ही कंपाउंड होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट सेक्शन 136, हार्बरिंग अ डिजर्टर। The next section is section 157. 157, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises, in his occupation or charge or under his control, any persons knowing that such persons have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with 6 months or fine or both. Unlawful assembly बन गई। What is an unlawful assembly? Defined in section 141 IPC. सेक्शन 144 लगा हुआ है, 144 सीआरपीसी लगा हुआ है, और उन्होंने बोल दिया 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि कल सुबह हम, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी विजिट है, हम इकट्ठे कर लेते हैं रात को लोग, ताकि सुबह जैसे ही वो आए तो हम सब काले झंडे लेके आ जाएं। Now, anybody who harbors, receives or assembles, तीनों, उनको
हार्बर करता है, उनका ख्याल रखता है, खाना देता है, सोने की जगह देता है, वगैरह वगैरह, या उनको रिसीव करता है, उतरवाता है उनको कि चलो यहां आ जाओ, और असेंबल्स, यहां आ जाओ, मेरे घर में इकट्ठे हो जाओ सारे, असेंबल्स इन एनी हाउस, एनी, नॉट नेसेसरली माई हाउस, एनी हाउस और प्रेमिसेस, या कोई और जगह है, खेत में एक आउट हाउस बना हुआ है, एक फार्म हाउस बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इन अ हाउस और प्रेमिसेस, दुकान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इन हिज ऑक्यूपेशन और चार्ज और अंडर कंट्रोल, जो मेरी अपने ऑक्यूपेशन में है या मेरे को दिया हुआ है, मेरा मालिक बाहर रहता है, मेरे को चार्ज में दिया हुआ है, या मेरे कंट्रोल में है, वो मुझे पता है कि वो जो उसका मालिक है उसने कहा तुम देखते रहना, मेरा खेत के अंदर एक फार्म हाउस है, कुछ भी हो, तो कोई भी अगर इनको हार्बर करेगा, रिसीव करेगा या असेंबल करेगा, कौन, किन लोगों को, एनी पर्सन्स नोइंग कि ये लोग शोर मचाने के लिए, दंगा करने के लिए हायर किए गए हैं, इन लोगों को हमने बाहर की स्टेट से मंगवाया है, दे हैव बीन हायर्ड और दे हैव बीन एंगेज्ड, हायर के अंदर पैसे मिलते हैं, एंगेज के अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, और एम्प्लॉयड, तीनों, चाहे पैसे दिए चाहे अपने आप आ गए या किसी ने उनको एम्प्लॉय करके भेजा है, व्हाटएवर, सो हायर्ड, एंगेज और एम्प्लॉयड, और आर अबाउट, या फिर उनको अब हायर करने वाले हैं, हम पहले इकट्ठे कर लो, फिर कल इनको बोलेंगे क्या तुमने करना है, कल तुमने पत्थर मारने हैं, और अबाउट टू बी हायर्ड, एंगेज्ड और एम्प्लॉयड टू ज्वाइन और बिकम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये जो लोग आज मैं इकट्ठे कर रहा हूं 30-40, ये कल को अनलॉफुल असेंबली बनेंगे, कल ये कारकेड पे पत्थर मारेंगे, कल ये जो कारकेड आ रहा है प्राइम मिनिस्टर का उसके आगे लेट जाएंगे, दंगा करेंगे। तो जो भी इनको हार्बर करेगा या रिसीव करेगा या असेंबल करेगा, जो भी, 6 महीने की सजा है और फाइन है, या दोनों है। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस देखें, 6 महीने कॉग्निजेबल है, एफआईआर है, बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, नॉन कंपाउंडेबल है। I hope everybody is clear about these 3 sections. We have run out of time. I'll take it up from here tomorrow. Thank you. God bless.